यूपीएससी सर आपने क्रैक की तो हमारे सारे यूपीएससी एस्पिरेंट ये भी जानना चाहेंगे कि किसी संस्थान से आपने कोचिंग की है तो देखिए क्या मैंने उसमें किसी संस्थान से कोचिंग नहीं की, केवल कुछ नोट्स रेफ़र किए थे और नोट्स मैंने मंगवाए थे, वो घर पे ही मैंने पढ़े। साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं ज़रूर दिल्ली गया था, 1 महीने वहाँ रहा। सब ये जानना चाहते हैं कि आपकी वो हॉबीज़ कौन कौन सी है। कॉलेज तक तो पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक था, म्यूज़िक, हिंदी गाने, पुराने हिंदी गाने वो सुनने का शौक है। मुझे घूमने का काफ़ी शौक है, जब भी ऐसा मौका मिलता था तो मैं निकलता था। और वहाँ की जब आप कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा में आपको बहुत सी चीज़ें आप सीखते हैं। और हमारा देश तो वैसे भी इतना विविध क्षेत्रों में है और इतना सुंदर जगह है, इतनी रमणीय स्थल है अपने कि आप घूमते रहेंगे, शायद ज़िंदगी भर तो आप पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ हॉबीज़ थी। सर आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट प्रथम नियुक्ति जो रही हुई है वो किस स्थल पे रही हुई है और वहाँ का कैसा अनुभव रहा? तो मुझे राजस्थान काडर मिला तो मैं यहाँ आया। यहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में मुझे गंगानगर भेजा गया, प्रोबेशन पीरियड कहलाता है। उस दौरान आप जो भी काम नीचे लेवल पे यूनिट करते हैं, सारे काम आपको उनके साथ बैठ के सीखना पड़ता है। और उसके बाद सेकेंड फेज वापस जाना पड़ता है। वहाँ फिर पासिंग आउट परेड वगैरह होती है, वो 3 महीने का ही होता है। और उसके बाद जो पहली पोस्टिंग होती है, जो रेगुलर पोस्टिंग होती है, वो होती है असिस्टेंट एसपी की, एएसपी। तो मेरी कोटा में मैं गया एएसपी बन के, वहाँ 1.25 साल में रहा। और उसके बाद फिर रेगुलर पोस्टिंग एज एसपी होती चली। सर पुलिस महकमे में आप इतने बड़े ओहदे पे हैं लेकिन स्वभाव में इतनी सौम्यता। मेरा मानना है कि ये एक धारणा बनी हुई है कि पुलिस सर्विस में आके कड़क होना चाहिए, डर और एक खौफ मूछ की। वाला होना चाहिए। मैं एकेडमी से जब ट्रेनिंग करके आया तो बहुत से मेरे मित्रों ने पूछा कि अब तो मूछे ऊँचे रखेगा तू और गाली वाली सिखाई होगी ट्रेनिंग में। तो इतनी हास्यास्पद बात थी, मैंने कहा कोई गालियाँ वालियाँ नहीं सिखाते हैं। सरकार शायद सेवानिवृत्ति अवसर है अब शायद। तो ये एक ऐसी जन सेवा है जिसमें आप अगर ईमानदारी से और निष्ठा से करें तो मेरे ख्याल से आम नागरिक, गरीब नागरिक, जो हमारे वंचित लोग हैं, उनको बहुत राहत एक पुलिसकर्मी, पुलिस अफसर दे सकता है। मैं तो हर व्यक्ति को कहूँगा कि स्वास्थ्य, हेल्थ इज़ वेल्थ। इन सेवाओं को आप देते हुए आपको कई बार काफ़ी समस्याओं से सामना भी करना पड़ा होगा, पॉलिटिकल प्रेशर भी आपको शायद, तो उसको किस तरीके से आपने मेंटेन किया? फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी का मतलब ये है। तो यहाँ आम जो हमारा नागरिक है वो सर्वोपरि है। किसी भी प्रजातंत्र में आप देखिए कि सिविलियन कंट्रोल यानी पॉलिटिकल बॉसेस सर्वोपरि रहेंगे। आप जो एडवाइस करें अपने पॉलिटिकल बॉसेस को, आपके जो मंत्रीगण है, जिसको भी है, आप सही बात बताएं। कानूनन ये है, ये है, ये है। पॉलिटिकल प्रेशर जो लेना चाहता है वही लेता है। जिसके कोई स्वार्थ होते हैं सर्विस में, वही पॉलिटिकल प्रेशर को लेता है। और देखिए कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। बहुत से राजनेता भी आखिर मानव हैं, उन पे भी दूसरे प्रेशर्स होते हैं, पब्लिक के प्रेशर हैं, के कार्यकर्ता है उनका प्रेशर है। ये बैलेंस बना के चलना पड़ता है। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन ये है कि आप कोई भी कार्य गलत ना करें। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सभी का जयपुर गुलाबी टाइम्स में हार्दिक अभिनंदन। आज के हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराड़ा जी, जो एक नाम है और वो नाम के साथ अपने कार्य और कर्तव्यों के साथ उनकी कर्तव्यपरायणता आज और इन दिनों हम बखूबी देख रहे हैं। सबसे पहले मैं सर आपको प्रणाम, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। आपका जयपुर गुलाबी टाइम्स में हार्दिक अभिनंदन। सर का जन्म स्थान से लेके और अभी तक का सफ़र से आप सभी वाकिफ़ है। अब हम सर के ही मुख से ये चीज़ हम जानना चाहेंगे। सर, आपका जन्म स्थान से इस कहानी को शुरू किया जाए। जी, किसी भी व्यक्ति की जो जीवन यात्रा है वो उसके जन्म स्थान और शुरू की उसकी जो बचपन की यादें हैं उससे बहुत प्रभावित रहती हैं। और मेरा जन्म उस जगह हुआ जो एक ऐतिहासिक जगह है,
खेतड़ी आपने नाम सुना होगा, जहाँ तांबा निकलता है, और ये तांबा हजारों साल से निकल रहा है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो बाद में यूज़ हुई, लेकिन कहते हैं कि यहाँ तांबा बहुत समय से, इवन लोग कहते हैं हड़प्पन कल्चर के आसपास निकलना शुरू हुआ। वहाँ के जो हमारे महाराजा थे अजीत सिंह जी, उन्होंने, आपको ध्यान होगा और ये सारा वर्णन भी है, कि स्वामी विवेकानंद को उन्होंने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स शिकागो के लिए स्पॉन्सर किया। और उसके बाद आपने देखा कि स्वामी विवेकानंद जी का जो खेतड़ी से जुड़ाव था, वो उन्होंने कई जगह उसका जिक्र भी किया, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ऐसे ऐतिहासिक मेरी जन्मस्थली से मैं उसको मानता हूँ कि एक सौभाग्य था मेरे लिए। मैं अपनी जन्मस्थली, उसकी मिट्टी, उसकी आबो हवा को मैं सल्यूट करता हूँ। जी सर, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सर एक आप बड़े आदर्श रहे हैं। आपके सौम्य स्वभाव और आपके साधारण व्यक्तित्व को देख के सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि इस साधारण से चेहरे के पीछे कितनी सारी योग्यताएं, आपकी अहर्ताएं रही हुई है। देखिए, यूपीएससी जो परीक्षा है उसमें योग्यताओं का डिग्रीज का बहुत ज़्यादा खेल नहीं है जी। खेल इस बात का है कि आप जो छात्र है, जो छात्रा है, जो स्टूडेंट है, वो कितनी मेहनत और कितनी प्लानिंग से उस एग्ज़ाम की तैयारी करता है। क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें समग्र रूप से जो भी ज्ञान है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का, और वैसे तो कहते हैं बहुत से विषयों में केवल 12वीं तक का है, लेकिन उसके आगे ये क्रम जाता है। और उसकी तैयारी करते वक्त एक एप्लीकेंट को, एक जिसकी भी इच्छा है इस सर्विसेज में आने की, उसको बहुत तैयारी करनी पड़ती है। और ये तैयारी उसको पास्ट हिस्ट्री देख के, पास्ट पेपर्स क्या हैं उनके हिसाब से करना है, और अपना जो एक सब्जेक्ट चूज करना है। पहले तो 2 ऑप्शनल होते थे, अब 1 ऑप्शनल होता है। और अभी जब मैंने एग्जाम दिया था और अब जो एग्जाम हो रहे हैं, इसमें बहुत अंतर आ गया। और अभी जो युवा साथी आए हैं हमारे सर्विसेज में, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से युवाओं को प्रेरित कर पाएंगे। हम लोगों की सर्विस तो अब करीब करीब अंत के कगार पे है। 35 साल इस सर्विस में हमने दे दिए हैं, पुलिस सर्विस में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज में। तो इसमें चाहे आदमी कितना ही वेल क्वालिफाइड क्यों ना हो, यूपीएससी के लिए उसको एक अलग तरह की तैयारी और एक अलग तरह का उसका कमिटमेंट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। सर, आपके मुख पे काफ़ी गंभीरताएं नज़र आती है। इन गंभीरताओं का आपकी हॉबीज़ से भी कुछ कनेक्शन रहा हुआ होगा। सब ये जानना चाहते हैं कि आपकी वो हॉबीज़ कौन कौन सी है जो इतने तटस्थ पूरी दिनचर्या को एक नॉर्मल बना पाती है। क्या अभी भी आप हॉबीज़ को समय दे पाते हैं? देखिए, कॉलेज तक तो पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़ था। किताबों, जो कोर्स की किताबें, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो पढ़ने का शौक़ था। म्यूज़िक, हिंदी गाने, पुराने हिंदी गाने, वो सुनने का शौक़ है। प्लस मुझे घूमने का काफ़ी शौक़ है, घूमने फिरने का। तो जब भी ऐसा मौका मिलता था तो मैं निकलता था। और वहाँ की जब आप कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा में आपको बहुत सी चीज़ें आप सीखते हैं। आप वहाँ के लोगों का रहन सहन देखते हैं, आप वहाँ के लोगों का खान पान देखते हैं, किस तरह से वो जीवनचर्या अपनी निकालते हैं। प्लस वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको भी आप देखते हैं। और हमारा देश तो वैसे भी इतना विविध क्षेत्रों में है और इतना सुंदर जगह है, इतनी रमणीय स्थल है अपने यहाँ, कि आप घूमते रहेंगे शायद ज़िंदगी भर, तो आप पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ हॉबीज़ थी। लेकिन सर्विस के दौरान जो पढ़ने का सिस्टम था वो थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि व्यवस्थाएं सरकारी अलग होती हैं। आपको पूरा समय उसको देना पड़ता है, पूरा उसके साथ आपको न्याय करना पड़ता है जिस कुर्सी पे बैठे हैं आप। तो कई बार आपकी हॉबीज़ बैक सीट ले लेती हैं। तो निश्चित रूप से अब जब मैं मेरी ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू करूँगा 30 जून के बाद, तो इन हॉबीज़ को दोबारा कल्टीवेट करेंगे। हो सकता है कोई नई हॉबी भी सीखने को मिल जाए, करने को मिल जाए। जी सर, जैसा कि सर ने अपने ही मुख से कहा कि 30 जून के बाद सर का एक
आगामी एक भविष्य क्या रंग दिखलाएगा? सर की आगामी क्या प्लानिंग रहेगी? सर का शायद सेवानिवृत्ति अवसर है शायद। हाँ, मैं अभी 30 जून को 35 साल की सरकारी सेवा, पुलिस सेवा कहूँगा मैं। पुलिस सेवा एक विशेष तरह की सेवा है, अगर लोग इसको समझें तो, करने वाले पुलिस वाले विशेषकर, क्योंकि ये एक ऐसी जन सेवा है जिसमें आप अगर ईमानदारी से और निष्ठा से करें तो मेरे ख्याल से आम नागरिक, गरीब नागरिक, जो हमारे वंचित लोग हैं, उनको बहुत राहत एक पुलिसकर्मी, पुलिस अफसर दे सकता है। तो अब रिटायरमेंट के बाद दूसरी पारी में जो जब कदम रखेंगे तो अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है। मैं अपने आप को अभी कुछ सोच के बंधना नहीं चाहता। मैं अपने सारे विकल्प खुले रखना चाहता हूँ। क्या पता आगे आने वाले महीनों में, वर्षों में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए। कहते हैं ना कि कई बार आपके जो अवसर आते हैं वो कई बार अवसर एकदम से आ जाते हैं और उन अवसरों को फिर आपको पहचानना पड़ेगा कि ये अवसर मेरे लायक है या नहीं है, इस अवसर का मैं लाभ उठाऊं या नहीं उठाऊं। तो इसलिए अभी कुछ सोचना और अभी कुछ कहना कि मैं क्या करूंगा, ये अभी मैं भी क्लियर नहीं हूं। लेकिन विकल्प, जैसा मैंने कहा, विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं। जी। जैसे मैं लिखना पढ़ना शुरू कर सकता हूँ, अपने अनुभव लिख सकता हूँ, कोई बड़े एनजीओ में मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, और हो सकता है सामाजिक क्षेत्र में जो शुरू से ही मेरा एक जुड़ाव रहा है उसकी तरफ मैं जा सकता हूँ, और बहुत सी और दूसरी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ। जी सर, लेकिन सर अभी आपकी उम्र को देखते हुए लग नहीं रहा कि सेवानिवृत्ति का अवसर समीप आ उम्र रहा तो है। ऐसा है कि आपने देखिए, काफी अपने हेल्थ को मेंटेन की हुई है। हमने मैं तो हर व्यक्ति को कहूँगा कि स्वास्थ्य, हेल्थ इज़ वेल्थ। एब्सोल्युटली अगर राइट सर। आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन का आप आनंद उठा पाएंगे, जीवन में जो आपका जुनून है, जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, और आप अपना जो समय है वो इस पृथ्वी पे जितना भी सीमित है उसको आप शानदार तरीके से जी पाएंगे। और अगर आप बीमार हैं तो बहुत सी चीज़ें फिर आपके जो आपको करनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे जीवन में वो स्वास्थ्य है। जी और सर। स्वास्थ्य के अलावा ठीक है, बहुत सी हमारे गोल्स होते हैं, हमारा काम भी होता है, सब कुछ होता है, वो सब साथ साथ करने पड़ते हैं। लेकिन अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जो भी आप करें, योगा करें, कुछ करें, उसके लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी सर आपने क्रैक की, तो हमारे सारे यूपीएससी एस्पिरेंट ये भी जानना चाहेंगे कि किसी संस्थान से आपने कोचिंग की है? तो देखिए, क्या मैंने उसमें किसी संस्थान से कोचिंग नहीं की। मैंने केवल कुछ नोट्स रेफ़र किए थे। उस समय कुछ नोट्स अवेलेबल होते थे पेमेंट पे, तो वो नोट्स मैंने मंगवाए थे, वो घर पे ही मैंने पढ़े। लेकिन हाँ, साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं ज़रूर दिल्ली गया था। 1 महीने वहाँ रहा और वहाँ कोचिंग संस्था से मैंने इंटरव्यू की तैयारी की। तो मैं कहूँगा कि मेरी 99% सेल्फ स्टडी थी, और क्या पढ़ना था, कैसे पढ़ना था, वो सारा जो लोग पहले सक्सेस हो चुके थे या जो अपने हमारे टीचर्स थे, उन सब से राय लेके फिर किस तरह से तैयारी करनी है। और जब आप किसी ऐसे स्थान पे रहते हो, जैसे मैं दिल्ली था, ग्रेजुएशन दिल्ली से किया, फिर एमबीए मैंने IIM अहमदाबाद से किया, वहाँ तो माहौल नहीं था, लेकिन दिल्ली में यूपीएससी तैयारी का बड़ा माहौल रहता है। तो आप एक दूसरे से बहुत सीखते हैं, कौन क्या पढ़ रहा है वहाँ, तो किस किताब में कौन सी अच्छे नोट्स हैं, किस किताब की क्या कितना ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपने सीनियर से वहाँ जो दे चुके हैं परीक्षा, या साथी जो कुछ तैयारी करते वक्त कुछ पढ़ रहे हैं, आपके ध्यान में नहीं है लेकिन वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, कोई कोई ऐसी मैगज़ीन है जिसमें अच्छे लेख आते हैं जो आपके जनरल स्टडीज़ के लिए अच्छे हों, जो आपके इंटरव्यू के लिए अच्छे हों, तो वो उस माहौल में भी कई बार आपको रहना पड़ेगा। और बहुत से लोग, इसीलिए आपने देखा होगा
कि दिल्ली जाके रहते हैं और वहाँ उस माहौल में जाके तैयारी करते हैं, लेकिन मैं जयपुरी रहा, केवल इंटरव्यू के लिए मैं गया। जी सर। सर, आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट प्रथम नियुक्ति जो रही हुई है वो किस स्थल पे रही हुई है और वहाँ का कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, हमारे सर्विसेज में सबसे पहला जो हमें काम वो होता है बेसिक ट्रेनिंग। तो 3 महीने हम लोग सभी सर्विसेज साथ में रहते हैं, करीब 300 350 लोग, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स, कस्टम्स, पोस्टल सर्विस, कई तरह की सर्विसेज के लोग 350 करीब होते हैं। तो वो वहाँ उनको 3.5 महीने फाउंडेशन आधारभूत जो एक प्रशिक्षण होता है वो किया जाता है। उस प्रशिक्षण के दौरान आप विभिन्न सर्विस के लोगों से मिलते हो और एक दूसरे की जो सर्विस के बारे में भी समझते हो, प्लस सिविल सर्विसेज में आपसे क्या अपेक्षाएं रखी जाती हैं वो शुरू शुरू में मसूरी में आपको बताई जाती हैं कि आम जन आपसे क्या अपेक्षा रखता है और किस तरह से आपको अपना सर्विस के दौरान अपना आचरण रखना, अपना व्यवहार रखना है, अपनी ईमानदारी से और निष्ठा से काम करना है। इसके बाद आप जो सर्विस आपको अलॉट होती है, जैसे मुझे भारतीय पुलिस सेवा अलॉट हुई थी, तो फिर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, एनपीए नेशनल पुलिस एकेडमी कहते हैं जिसको, वहाँ हमारी 2 फेज में ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट फेज में आपको पूरा अच्छी ग्राउंडिंग करते हैं, वो परेड और ड्रिल और एक्सरसाइजेज और इंडोर क्लासेस भी होते हैं, लॉ पढ़ाते हैं, दूसरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय पढ़ाते हैं। तो वो करीब 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप जिले में आते हैं, स्टेट जो आपको अलॉट हुआ होता है। जैसे मुझे राजस्थान काडर मिला तो मैं यहाँ आया, यहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में मुझे गंगानगर भेजा गया। तो गंगानगर में मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की, वो प्रोबेशन पीरियड कहलाता है। तो उस दौरान आप जो भी काम नीचे लेवल पे यूनिट करते हैं, एसएचओ करता है, कांस्टेबल करता है, हेड कांस्टेबल करता है, वो सारे काम आपको उनके साथ बैठ के सीखना पड़ता है। और ये उस समय वो कोई कांस्टेबल भी इतना अनुभवी हो सकता है कि वो आपको बहुत सी चीज़ें बता सकता है। वो जो सीखने की चीज़ है, क्योंकि आप उस वक्त प्रोफेशनल होते हो, आपको हर चीज़ सीखने की एक ललक होनी चाहिए उस वक्त भी, क्योंकि आप आगे वही काम उनका सुपरवाइज करेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे करता है वो काम। एफआईआर की ड्राफ्टिंग करनी है, क्राइम डाइजेस्ट करना है, वीसीएनबी भरनी है, गश्त कैसे रात को करनी है, तो बहुत सी चीज़ें वो उनके साथ करनी पड़ती हैं। और 3 महीने के लिए आपको एसएचओ लगाया जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज, खुद एक थाना अधिकारी के रूप में आपको काम करना पड़ता है। तो वो भी मैंने गंगानगर में किया। उसके बाद सेकेंड फेज वापस जाना पड़ता है, वहाँ फिर पासिंग आउट परेड वगैरह होती है, वो 3 महीने का ही होता है। और उसके बाद जो पहली पोस्टिंग होती है, जो रेगुलर पोस्टिंग होती है, वो होती है असिस्टेंट एसपी की, एएसपी। तो मेरी कोटा में मैं गया एएसपी बन के। कोटा में सर्कल 2 में मैं एएसपी था, जिसमें ये नयापुरा कलेक्ट्रेट, ये सारे रेलवे स्टेशन, कॉलेजेस, ये सारा आता था। तो वो समय काफ़ी सीखने को मिला। वो भी एक तरह से सीखने का ही पीरियड होता है एसपी लगने से पहले। तो वहाँ भी बहुत कुछ सीखा और एक सीओ की तरह, जो सर्कल ऑफिसर होता है, उसकी तरह काम करना पड़ता है। तो वहाँ 1.25 साल में रहा और उसके बाद फिर रेगुलर पोस्टिंग एज एसपी होती चली गई। इस सूक्ष्म चर्चा से सर ये चीज़ तो स्पष्ट होती है कि आपने काफ़ी सारे भिन्न भिन्न विभागों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। इन सेवाओं को आप देते हुए आपको कई बार काफ़ी समस्याओं से सामना भी करना पड़ा होगा। कई तरह से पॉलिटिकल प्रेशर भी आपको शायद तो आया होगा, तो उसको किस तरीके से आपने मेंटेन किया? जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही आपने मिनिस्ट्रियल ट्रैपिंग का मामला हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ट्रैपिंग का मामला हो या फिर कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के करप्शन का चार्जेस, ऐसी घटनाएं काफ़ी पेपरों में आई। तो आपको कई बार पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा फेस करना पड़ा सर? देखिए, प्रजातंत्र में जहाँ जो सिस्टम में हम सब हैं, ये फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी का मतलब ये है। तो यहाँ आम जो हमारा
नागरिक है वो सर्वोपरि है। हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो भी कहता है हम लोगों ने ये हम ये संविधान अपने आप को समर्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं, जो भी है पूरा। तो जनता की जो आवाज़ है या जनता की जो भावनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो आती हैं चुनाव के थ्रू, जनप्रतिनिधियों को चुन के। तो उनकी प्रजातंत्र में एक बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल बॉसेस होते हैं, वो ही कानून बनाते हैं, चाहे विधानसभा में बनाए या लोकसभा राज्यसभा में बनाए। तो उनकी जो भूमिका है प्रजातंत्र में, और किसी भी प्रजातंत्र में आप देखिए कि सिविलियन कंट्रोल यानी पॉलिटिकल बॉसेस सर्वोपरि रहेंगे, क्योंकि उनके थ्रू ही, उनके माध्यम से ही जनता अपनी आवाज, एक तरह से वो पूरी जनता तो आ नहीं सकती निर्णय करने, तो उनके जनप्रतिनिधि के रूप में वो निर्णय, पॉलिसी भी बनाते हैं, लॉ भी बनाते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का है। तो ये किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को समझने की बहुत आवश्यकता है। कई बार इन सर्विसेज में आके हम सोचते हैं कि जो कुछ हैं, हमें बहुत पावर है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको कुछ पावर दिए गए हैं, लेकिन उन पावर्स के साथ आपकी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है कि आप एक समग्र परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखें, और उस परिप्रेक्ष्य में आप काम तो सही करें, लेकिन आप जो एडवाइस करें अपने पॉलिटिकल बॉसेस को, आपके जो मंत्रीगण है, जिसको भी है, आप सही बात बताएं, कानूनन ये है, ये है, ये है। वो फिर निर्णय फाइल पे कुछ भी ले, वो एक अलग विषय है। रही बात पॉलिटिकल प्रेशर की, पॉलिटिकल प्रेशर जो लेना चाहता है वही लेता है जी। जिसके कोई स्वार्थ होते हैं सर्विस में, वही पॉलिटिकल प्रेशर को लेता है। अदरवाइज आप अगर लेना ना चाहें, आप ट्रांसफर से ना घबराएं, आप सर्विस के दौरान आप कुछ दिक्कतों का सामना करने में आपको परहेज नहीं है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आप सस्पेंड भी हो सकते हो, किसी आपके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो सकती है, आपका रातों रात ट्रांसफ़र भी बहुत दूरस्थ क्षेत्र में किया जा सकता है। तो ये एक प्रजातंत्र में संभव है। लेकिन मेरा मानना है कि, और मेरा अनुभव है कि चाहे आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो अंततः आम जन, मीडिया, वो सब आपके काम को जानते हैं। और वैसे भी पुलिस सेवा के जो हमारी सर्विस है, वो एक तरह से सबके नॉलेज में कौन क्या कर रहा है। तो टेम्पररी सेटबैक्स हो सकते हैं, आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लोग रियलाइज करेंगे कि हाँ, उन्होंने काम सही किया था। और 2-4 मेरे अनुभव हैं ऐसे। शुरू में लगता है, बहुत बुरा लगता है कि रातों रात ये ट्रांसफर क्यों हो गया, मैंने तो काम ठीक किया था। लेकिन प्रजातंत्र अलग तरह से ऑपरेट करता है। और देखिए, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता जी। उस इनपरफेक्शन में बहुत से राजनेता भी आखिर मानव हैं, उन पे भी दूसरे प्रेशर्स होते हैं, पब्लिक के प्रेशर हैं, उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका प्रेशर है। बहुत सी चीजें हैं जो हमें नहीं पता कि वो क्यों ऐसा निर्णय ले रहे हैं, और वो निर्णय कई बार सही होता है, कई बार गलत भी होता है। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में हमें सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो यूपीएससी से आते हैं, आईएएस आईपीएस आते हैं, जो भी सर्विसेज में रहते हैं लोग, उनको ये समझना होगा कि भाई आप अपना काम, जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, उसके हिसाब से कीजिए। और अगर जनप्रतिनिधि आपको कुछ कह रहा है और वो जन भावना से कुछ आपको सजेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है वो आपको सही राय दे रहा हो सकता है वो कानूनन काम भी हो, लेकिन उसकी बात को आप धैर्यपूर्वक सुने और आप कोशिश करें कि उसमें कानूनन कितना संभव है करना, कीजिए वो काम। वो जनता की भलाई के लिए भी है, और वो आपका पॉलिटिकल बॉस भी है, तो वो आप कीजिए, लेकिन गलत मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, उनके कहने से गलत मत कीजिए, क्योंकि वो भी कानून से बंधे हुए हैं, हम भी कानून से बंधे हुए हैं। अगर वो गलत कहते हैं तो विनम्रतापूर्व कहना चाहिए कि साहब ये संभव नहीं है। नाराजगियां होती हैं, उसके परिणाम भी होते हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन आपकी जिस तरह की आपका स्टेचर है, आपकी सर्विस है, आपको उन परेशानियों को झेलना भी आपका एक ये परिणाम है। वो आपको शुरू से ही इन सर्विस में आने से पहले पता रहना चाहिए।
तो ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये बैलेंस बना के चलना पड़ता है। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन ये है कि आप कोई भी कार्य गलत ना करें। और अंतिम, जैसे कि कई बार महात्मा गांधी ने भी कहा, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि जब भी आपको कोई दुविधा हो किसी निर्णय में, तो आप तनिक रुक के ये सोचें कि अंतिम पंक्ति, यानी अंतिम पंक्ति का मतलब सबसे गरीब व्यक्ति, अगर मैं ये निर्णय लूंगा, जो भी निर्णय, क्या इससे उस सबसे गरीब आदमी पे क्या असर होगा। अगर आप वो सोच लेंगे, कहने का मतलब है आम जन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आप ये सोच लेंगे तो मेरे ख्याल से फिर कोई द्वंद्व जैसी स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, जैसा मैंने कहा, टेम्परेरी समस्या आएंगी, दिक्कतें आएंगी, आपको पारिवारिक रूप से भी आपको कष्ट होंगे, इधर उधर जाना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए, लेकिन ये जीवन है और जीवन की यही रीत है। जी सर, पुलिस महकमे में आप इतने बड़े ओहदे पे हैं, लेकिन स्वभाव में इतनी सौम्यता, इस सौम्यता के पीछे क्या हेरिडिटरी कारण रहा है या फिर ये डेवलप आपने सर्विस में आने के बाद किया है? मेरा मानना है कि ये एक धारणा बनी हुई है कि पुलिस सर्विस में आके कड़क होना चाहिए, मूछ वाला होना चाहिए, हर वाक्य में गाली निकलनी चाहिए। मैं एकेडमी से जब ट्रेनिंग करके आया तो बहुत से मेरे मित्रों ने पूछा कि अब तो मूछे ऊँचे रखेगा तो, और गाली वाली सिखाई होगी ट्रेनिंग में। तो इतनी हास्यास्पद बात थी, मैंने कहा कोई गालियाँ वालियाँ नहीं सिखाते हैं पुलिस में। लेकिन देखिए, आम जन, पुलिस की जो इतिहास है, पुलिस का इतिहास जो हमारा है, करीब करीब अब 1861 का पुलिस एक्ट था, अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेज अपने हिसाब से पुलिस को चलाते थे क्योंकि इस देश पे राज करना था उनको। तो वो पुलिस की जो धारणा है और वो इतिहास है, वो लोगों के मानस पटल पे रह गया। और बदकिस्मती से हम लोग आमूलचूल परिवर्तन 150 सालों में नहीं कर पाए, जो हमें करने चाहिए थे आज़ादी के बाद, वो हम नहीं कर पाए। लेकिन धीरे 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 पुलिस कर्मियों ने, अधिकारियों ने भी अपना ये प्रजातंत्र में जो भूमिका है उसको समझा कि नहीं, अब हम कोई किसी ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं है, हम कोई राजा के अंडर नहीं है कि जो वो कहेगा वही करेंगे। हम संविधान और कानून से हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हम सब बंधे हुए हैं। हर एक नागरिक, चाहे कोई कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा हो, वो संविधान, भारतीय संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं, कर्तव्य हैं और जो दूसरे कानून बने हुए हैं उनसे बंधे हुए हैं, उनको सबको उसी में काम करना पड़ेगा। जो भी जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं, पद दिए गए हैं, चाहे राजनीतिक पद हैं, चाहे सरकारी पद हैं, वो जनता के भलाई के लिए, कल्याण के लिए, उसमें आपको जिम्मेदारी भी दी है, सुविधाएं भी दी हैं ताकि आप बेहतर काम कर सको। लेकिन बहुत से लोग, कई बार क्या है कि इन जिम्मेदारियों और सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कर्मियों को भी उसी कानून, और आपने देखा होगा कई बार, पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो, ये आंकड़े बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सजाएं पुलिस विभाग अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को देता है। क्योंकि ये माना जाता है कि पुलिस में रह के आप कानून के रखवाले हो। अगर आप एक बाढ़ के रूप में हो, अगर बाढ़ ही खेत खाने लग जाए, तो ये जो एक मैसेज है जनता में कि आप इस महकमे में हो, आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको कानून, हो सकता है नागरिक भूल चूक में वो कानून लागू पालना नहीं कर पाए, लेकिन आप वो नहीं ले सकते, आप वो बहाना नहीं कर सकते। आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी है किसी कानून को लागू भी करवाना और खुद भी उसके तहत अब पालना करना। जी सर। तो ये जो धारणा है ना, पुलिसकर्मी कठोर होने चाहिए, गाली देने नहीं। आज के प्रजातंत्र में आम जन जो हमारा है, देखिए थाने में सबसे जो गरीब, कमज़ोर महिलाएं, कमज़ोर वर्ग के लोग, वो थाने में जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी धारणा पुलिस के बारे में अभी भी, हम विभाग की गलती है ज़्यादा, ये मैं मानूंगा। हमें ये धारणा तोड़नी पड़ेगी कि पुलिसकर्मी कठोर और गालियां देने वाले नहीं हैं, वो आम जन के लिए ही हैं और सेवा के लिए। और मैं मानता हूँ पुलिस कर्मी अगर कोई अच्छा सेवा करे तो उससे बड़ी सेवा नहीं है। जी सर। सर, ट्रेनिंग के दौरान और डीजीएसीबी के उच्च पद तक पहुंचने तक आपने भारत भ्रमण तो लगभग शायद पूर्ण कर ही लिया होगा,
लेकिन साथ ही जहाँ तक कि हम न्यूज़ में देखते हैं, और आपका तो शायद आपने विदेशों में भ्रमण किया हुआ है, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद और वापस आने के बाद उनको यहाँ पे किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट किया है? आपके उस अनुभव को कृपया इस चीज़ में प्रकाश डालें। देखिए, हर देश की एक अपनी सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है। बहुत सी चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं जो लागू की जा सकती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके संस्कृति के हिसाब से, आपके इतिहास के हिसाब से, आपके जो देश है, प्रदेश है, उसका जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, सामाजिक व्यवस्था है या आर्थिक व्यवस्था है, उस हिसाब से वो लागू करनी पड़ती है। तो बहुत से जो आप देख रहे होंगे, अब टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, टेक्नोलॉजी का यूज़ एक विश्वव्यापी एक सच्चाई है अब। तो उसमें तो टेक्नोलॉजी को हर जगह लागू करना पड़ेगा, अब समय वो आ गया है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे बीट पेट्रोलिंग है। अब बीट पेट्रोलिंग हो सकता है विकसित देशों में अलग तरह से करते हों, लेकिन भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में अलग तरह से होगी पेट्रोलिंग, राइट पेट्रोलिंग शहरों में अलग तरह से होगी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के लिए प्रासंगिक होगी, राजस्थान के लिए प्रासंगिक होगी, लेकिन हो सकता है विदेशों में अलग तरह से हो रही है। लेकिन उनके अनुभव, व्यवहार को लेके जो हमारी सबसे बड़ी शिकायत पुलिस में रहती है, वो पुलिस कर्मियों के व्यवहार को लेके होती है। तो वो व्यवहार और आचरण हम लोगों को सुधारने की आवश्यकता है। और हर समय हर पुलिस अधिकारी ये बात अपने कर्मियों को कहता है कि भाई आप अपना व्यवहार है उसको सुधारिए। दूसरी, ट्रेनिंग। हमारा जो फोकस है ट्रेनिंग पे पुलिस में, चाहे कोई सी भी पुलिस हो, किसी भी राज्य की हो, पुलिस ट्रेनिंग को एक दोयम दर्जा का माना गया है। मतलब उसमें अगर आप किसी को लगा दें ट्रेनिंग में, तो सोचता है एक तरह से ये एक ठंडी जगह है, मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं है ना वो जी। मतलब फील्ड में नहीं है या ऐसी कोई पोजीशन नहीं जहाँ जनता से आपका जुड़ाव हो, तो फिर उसको लगता है कि ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ प्रशिक्षण और ट्रेनिंग शुरू में भी और सर्विस के दौरान भी, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, लगातार ट्रेन। और देखिए, कोई परिपूर्ण नहीं होता, आपको अध्ययन करता रहना पड़ेगा, आपको प्रशिक्षण लेते रहना पड़ेगा। और आज के युग में जब टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है, तो अपने आप को अपग्रेड और आपको जो स्किल है वो नई नई रोज एक्वायर करनी पड़ेगी। और विशेषकर पुलिस कर्मियों को जिनको कानून लागू करवाना है, उनको ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उसमें पारंगत होना पड़ेगा। और किस तरह से कोर्ट में एविडेंस, डिजिटल एविडेंस पेश करने हैं, किस तरह से उस डेटा को स्टोर करना है, एविडेंस में काम लेना है, ये बहुत से विषय हैं जो चुनौती के रूप में पुलिस के सामने है। लेकिन इस पर कार्रवाई काफ़ी शुरू हो चुकी है, नए कानून आ चुके हैं। नए कानूनों में डिजिटल इसका, टेक्नोलॉजी का और डिजिटल एविडेंस का बहुत ज़्यादा रोल है। तो समय के साथ, मैं तो कह रहा हूँ कि समय के साथ हमें तेज़ी से बदलना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी जो है वो टेक्नोलॉजी को और नए तौर तरीकों को तुरंत अपनाता है, क्योंकि उस पर विवशताएं नहीं है बजट की या प्रोसीजर की, टेंडर की। वो तुरंत कि कोई नई टेक्नोलॉजी अपनाता है, नया हथियार लेता है, नई गाड़ी लेता है। पुलिस को वो प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो प्रक्रियाएं भी गुजरना भी ज़रूरी है सरकारी व्यवस्था में। लेकिन हमें तेज़ी से बदलना पड़ेगा ताकि हम अपराधी जो कर रहा है उसको करने से पहले हमें एंटिसिपेट करें कि वो क्या टेक्नोलॉजी, क्या उसके पास हो सकती है, हथियार क्या हो सकते हैं और किस तरह की गाड़ियाँ उसके पास, ताकि उसका पीछा कर सकें। और टेक्नोलॉजी में भी हमें बिल्कुल पारंगत होना पड़ेगा। एक सर, आप भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों की सरकारों में रहे हुए, तो आपने हर पार्टी की सरकार में काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के प्रति जो भी एक्शन आप ले सकते हैं, आप जाने जाते हैं, एक्शन भी तुरंत लिए जाते हैं। कहीं भय का कोई माहौल नहीं, किसी के कोई प्रेशर को मेंटेन किस तरीके से किया जाना, वो आपसे सीखा जा सकता है। तो आपको किन किन पदकों से सर सम्मानित किया गया है? जी देखिए, आपको वैसे तो कई अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक तो प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस जी सर, और प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, ये दो मेडल हमारे महत्वपूर्ण होते हैं।
वो मुझे उससे सम्मानित किया गया। प्लस कई डीजी डिस्क, जैसे मैं JNK में रहा तो CRPF के जो DG उन्होंने डिस्क दिए, प्रमाण पत्र दिए। DG JNK उस वक्त के जो थे, क्योंकि श्रीनगर में और कश्मीर में काम किया, तो उन्होंने प्रमाण पत्र और DG डिस्क दिए। तो इन पुलिस में पदकों और सम्मानों का और इनका बहुत महत्व है, क्योंकि इसी से हमारे जो कर्मी अधिकारी हैं उनको एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, उनके काम को परखा गया है, उनके काम को रिकग्नाइज किया गया है और उनको सम्मानित किया गया उस काम के लिए। तो ये दूसरों लोगों को भी प्रोत्साहित करता है कि हमें भी वो सम्मान मिले था, इस तरह का काम हम भी करें। प्लस जिस अधिकारी कर्मी को मिला वो भी आगे फिर और अच्छा काम करने की कोशिश करता है। और साथ साथ देखिए, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों साथ चलते हैं। जी सर। तो पनिशमेंट भी साथ साथ मिलते हैं लोगों को जो गड़बड़ करते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों साथ साथ नहीं चलें तो जिनको रिवॉर्ड मिलता है उनको फिर अगर गलत आदमी भी को सज़ा नहीं मिले तो उनको लगता है कि ये सब बराबर है, हमें ठीक है रिवॉर्ड तो मिल रहा है, लेकिन जिनको सज़ा मिलनी चाहिए उनको तो सज़ा नहीं मिल रही है। तो ये भी पहलू है ये एक लंबा विषय है वैसे तो बात करने का। अभी सर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर का विषय चर्चा में रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में आप तो हमसे भी ज़्यादा अच्छे अवगत होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं उस जो परिस्थिति है या उस विभाग है जो भी इन्होंने डील किया, चाहे सेना हो, वायुसेना हो, नेवी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो मैं खैर डायरेक्टली तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन एज नागरिक मैं अपनी जो विचार है वही व्यक्त कर सकता हूँ कि इस बार जो भारत ने किया, भारत की सेनाओं ने किया, भारत की सरकारों ने किया, वो एक बहुत ही साहसिक और बोल्ड कदम था। और इसमें हमारे जो भी सैन्य कर्मी थे, अधिकारी थे, उन्होंने बहुत मजबूती से कार्रवाई की और तुरंत एक्शन लिया, और उससे भारत का जो कद है एक विश्व पटल पे, उसको भारत को काफ़ी सम्मान मिला। और भारत की ताकत का एहसास बहुत से देशों को ये छोटे से ऑपरेशन के दौरान, विशेषकर बड़े देशों को भारत की ताकत का अंदाज़ा हुआ। और वैसे तो अब हम उस पड़ाव पे हैं, विकास के उस पड़ाव पे हैं कि दुनिया में अब हर बड़ा देश जो भारत की तरफ देख रहा है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है तो बाज़ार के रूप में वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे लोग बहुत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर में हैं, हमारे इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, हमारे बहुत से सॉफ्ट स्किल्स हैं, संस्कृति है हमारी, विभिन्न सुंदर रमणीक स्थल हैं हमारी, जो जिस तरह की हमारी डिप्लोमेसी है, हमारा काम करने का तरीका है, हमारा जिस तरह का अप्रोच है, एक बड़े देशों में, पूरे विश्व में एक सम्मान की दृष्टि से भारत को देखा जाता था। और इस ऑपरेशन के बाद मेरा विचार है कि और भारत का सम्मान बढ़ा है, और जो भी कुछ लोगों का भारत के ताकत के बारे में संशय था, वो संशय भी इस ऑपरेशन के बाद हटा है। और निश्चित रूप से हमारी जो सैन्य जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे जो सेनाएं हैं, हमारे बॉर्डर पे, वो चाहे BSF हो, चाहे दूसरी फोर्सेस हो, चाहे स्टेट पुलिसेस हो, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो स्टेट पुलिसेस मेंटेन करती हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। जैसे अभी जो हमारे 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, तो ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, तो ये इनके जो जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने सेना और दूसरी जो हमारी एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसीज़, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के व्यवस्थाओं को वहाँ संभाला है। तो एक कोऑर्डिनेशन से बहुत चीज़ें होती हैं बॉर्डर के इलाकों में। जो हम बॉर्डर के इलाकों में नहीं रहते हैं उनको कई बार ये एहसास नहीं होता है। जैसे
1999 में मैं एसपी गंगानगर था। आपको ध्यान होगा उस 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। जी सर। तो उस वक्त बीएसएफ, सेना और इनके साथ रोज हम लोगों को जो व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी, जो इंटरनल सिक्योरिटी करनी पड़ती थी, जो संदिग्ध लोगों पे नज़र रखनी पड़ती थी, जो लगातार होटल्स, धर्मशालाओं की चेकिंग करनी पड़ती थी, तो ये सारी स्टेट पुलिस करती है। तो ये सबका एक भूमिका होती है देश में, देश के जो सुरक्षा व्यवस्था को कायम करने के लिए, और जो जो भी हमें अपने इंटरनल सिक्योरिटी में करते हैं, तो वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी होता है कई बार, क्योंकि बॉर्डर जिलों में जासूस इधर से उधर से आ रहे हैं, वो उनकी गतिविधियों पे नज़र रखनी पड़ती है स्टेट पुलिस एजेंसीज को, सेंट्रल एजेंसीज को। उनको लगातार उन पे नज़र रख के उनको पकड़ना भी पड़ता है, कोई गुप्त सूचनाएं हमारी नहीं दे दे। तो ये एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है जो स्टेट पुलिसेस सेना के साथ, बीएसएफ के साथ, जो बॉर्डर पे रहते हैं उनके साथ करते हैं। तो देश की, मेरे ख्याल से देश की रक्षा और सुरक्षा और देश का मान सम्मान से बड़ा सम्मान किसी भी नागरिक के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और इस ऑपरेशन के मार्फत मेरे ख्याल से हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। जी सर। सर, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे युवा देश का भविष्य है, लेकिन फिर भी आज कुछ मात्रा में, या कहते हैं दिल के बराबर, कुछ युवा हमारे भटकाव की स्थिति पे हैं। उन भटके हुए युवाओं के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में संलिप्त हो जाते हैं, चाहे अनचाहे? हमारे जो भारत की जनसंख्या है, बहुत दिलचस्प बात है कि 15 से करीब 40 साल की उम्र, जो कि एक युवा व्यवस्था कहलाता है, जिसमें आप काम करते हैं, ऊर्जा होती है, सब कुछ होता है, वो हमारी जनसंख्या का करीब करीब 45 से 50% हिस्सा है। अब ये अगर इसको कोई हम समझें तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए युवा वर्ग है, जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है देश के लिए, बशर्ते ये सही रास्ते पे चलें, ये नशे से दूर रहें, ये अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे स्किल ग्रहण करें। आज नौकरी पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेंगी अपनी, क्योंकि आज नौकरी जो भी आपको देगा वो आपके स्किल देख के करेगा। आप क्या उसकी इंडस्ट्री में, उसके ऑफिस में क्या ऐसा नया कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो अब आने वाले समय में युवाओं को लगातार अपनी स्किल एक तो गेन करनी पड़ेंगी और लगातार उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है। एक साल पहले किसने सुना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह से दखल है हर क्षेत्र में, हम सब देख ही रहे हैं। जी सर। तो ये बदलाव जो है, युवाओं को इस परिस्थिति में अपने आप को बदलने के लिए तैयार रखना पड़ेगा। उनको मेहनत करनी पड़ेगी, नए नए तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और जो ट्रेडिशनल सर्विसेज थी वो उनको सोचना पड़ेगा कि वो नहीं हो पाएंगी अब, क्योंकि वो सर्विसेज, उसमें नौकरियां नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर ये नहीं हो पाया तो एक बहुत भयावह स्थिति भी है। मुझे लगता नहीं ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन वो स्थिति भी हो सकती है, उसके चांसेस कम है, क्योंकि आज पूरी सरकारें और सब इसमें लगे हुए हैं कि इस युवाओं को हम प्रोत्साहित करें अच्छा करने के लिए। जिस तरह के नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिस तरह से इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जिस तरह का हेट कमेंट्स हैं, स्पीच है, और जितना समय युवा सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, स्क्रीन पे बिता रहे हैं, वो ऊर्जा कहीं और लगनी चाहिए। तो वो एक चिंता करने वाला विषय है हमारे युवाओं के लिए। और इसमें देखिए, युवाओं को ये भी समझना पड़ेगा कि अब बहुत से देशों में जो जनसंख्या वृद्धि है वो नेगेटिव है। जापान में नेगेटिव है, यूरोप के कई देशों में नेगेटिव है। वहाँ जो बूढ़े लोगों की, वृद्ध लोगों की जनसंख्या वो बढ़ रही है। उनको काम करने वाले लोग चाहिए, लेकिन काम करने वाले लोग चाहिए जो जिनके पास स्किल हो। हर किसी को तो ले नहीं लेंगे वो।
तो हमारे युवा अगर सही तरीके से अपने आप को तैयार रखें, विदेशों में उपलब्ध जो भी जॉब्स हैं, जो भी नौकरियां हैं, खुद का काम करें, तो वो निश्चित रूप से पूरे विश्व पे हम लोग एक तरह से छा सकते हैं, हम जा सकते हैं। हमारे युवा एक तरह से भारत का फैलाव जो है, कम से कम आर्थिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, वो काफी दूर तक हो सकता है, कई देशों में हो सकता है। जी सर। सर, आपने इतने व्यस्त शेड्यूल से जयपुर गुलाबी टाइम्स को समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जयपुर गुलाबी टाइम्स को कि इनके माध्यम से, आपके माध्यम से मैं आम जन तक पहुँच पाया, युवाओं तक पहुँच पाया, और आपका जो चैनल है दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं। यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी सर, बहुत